हेलो बच्चों, आज हम लोग जैक मॉडल सेट क्लास 11th का केमिस्ट्री का मॉडल सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैक में जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इन 40 में और प्लस में स्कूल के तरफ से जो मार्क्स मिलेगा दोनों मिला करके 16 लाना नेसेसरी है, कंपलसरी है। अगर आप 16 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन 16 ही नहीं लाना है, उससे ज्यादा लाना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1260 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। अब आप लोग जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि जो होल नंबर होता है, जो नंबर होता है इसमें, वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और जीरो को काउंट इसमें नहीं करते हैं तब तक जब तक इसमें यूनिट नहीं दिया है। पॉइंट के पहले का जीरो नहीं काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद का जीरो भी काउंट कर लेते हैं, और अगर यूनिट लग जाए तो पॉइंट के पहले का भी जीरो काउंट करते हैं। चलिए नंबर काउंट कीजिए कि इसमें कौन कौन सा है, जीरो छोड़ करके। 1 2 6 यानी टोटल 3 डिजिट हैं, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH। CH3COOH का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? तो आप पहले कंपाउंड देख लीजिए है क्या। C2 है, H3 और 1 4 है, और ऑक्सीजन 2 है। रेशियो निकाल लीजिए 2:4:2। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका आ जाएगा 1:2:1। तो C कर देना होगा 1, H2 और O1 मीन्स CH2O। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इंपिरिकल फॉर्मूला वही होता है जो सिंपलेस्ट रेशियो को एक्सप्रेस करता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर को एक्सप्रेस करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंपिरिकल फॉर्मूला कौन है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा डी नंबर, CH2O। क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 m NaCl। अगर आपके पास 1.5 NaCl का 300 ml है, हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 m NaCl कैन यू मेक। तो आप 4.5 m NaCl का कितना ml बना सकते हैं। कहने का मतलब इसमें एक मोलरिटी दिया हुआ है, दूसरा मोलरिटी भी दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट मोलरिटी को आप M1 मान लीजिए, सेकेंड मोलरिटी को M2 मान लीजिए, फर्स्ट वॉल्यूम को V1 मान लीजिए और सेकेंड वॉल्यूम को V2 मान लीजिए। फर्स्ट मोलरिटी है आपके पास 1.5, तो फॉर्मूला हम लोग के पास होता है M1V1 = M2 V2, और आपको V2 फाइंड करना है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा M1V1/M2। M1 है 1.5, V1 है 300 ml है। आप चाहे तो इसको ml में भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा सही आंसर आए इसके लिए आप इसको लीटर में बदल लीजिए। 300 ml को 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.3 लीटर आ जाएगा। तो इंटू 0.3 बाई M2 है आपका 4.5। इससे इसको काट दीजिए, 3 पॉइंट रहेगा नीचे 1 0, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/10 लीटर। इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेना है क्योंकि ऑप्शन जो है ml में दिया हुआ है। तो 1/10 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, यानी 100 ml। तो सही आंसर हो जाएगा 100 ml। सर 100 ml आपका ए नंबर क्वेश्चन है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो जो M1V1 = M2 V2 पे फिट बैठता है, इसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। जैसे आपको वॉल्यूम 2 दिया रहे, मोलरिटी 1 दिया रहे, दूसरा निकालना हो तो ये फॉर्मूला पुट करके बना लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। Which of the following will have largest number of atom? किसमें एटम का संख्या सबसे ज्यादा होगा? तो एटम उसी में ज्यादा होगा जिसमें मोल ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। इसको हम लोग मोलर मास लिख लेते हैं, मास इन ग्राम बाई मोलर मास। अब मास इन ग्राम बाई मोलर मास करके आप चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में आ जाइए, 1 ग्राम है AU का मोलर मास होता है 197,
तो 1 मास इन ग्राम हो गया 1, अब मोलर मास इसका हो गया 197 मोल है आपका Au का। अगर इसको एटम में बदलना हो तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ए नंबर। बी नंबर है 1 बाई सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। अब देख लीजिए, ऊपर मास इन ग्राम लेना है, नीचे मोलर मास लेना है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को ही कंबाइंड वे में मोल के लिए यूनिट बदल करके मोलर मास कहते हैं। 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ही मोलर मास कहते हैं, और वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। डिपेंड करता है, अगर एटम है तो मोलर मास एटॉमिक मास से इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास मॉलिक्यूलर मास से इक्वल होगा। अब देखिए, आपका एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, तो 1/23 मोल सोडियम। सी नंबर क्वेश्चन है 1 ग्राम लिथियम, तो मास इन ग्राम 1 और मोलर मास लिथियम का होता है 7, तो 1/7 मोल लिथियम हो गया। और बी नंबर जो है 1, इसका मोलर मास होता है Cl का 35.5, और यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एटम है इसलिए, तो ये हो जाएगा 71। इतना मोल Cl2। इसका अगर एटम बनाना हो Cl2, ये मॉलिक्यूल है, अगर इसको एटम में बदलना होगा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एटम है, तो सब में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एटम में बदल जाएगा, उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर लेना होगा। लेकिन इतना से ही आपको पता चल जाएगा किस में एटम ज्यादा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, सबसे देखिए, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, जिसका बड़ा है उसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो ये आपका सबसे कम है, सेकेंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, और फोर्थ नंबर पे ये है। अगर स्मॉलेस्ट देखें, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें है, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1 ग्राम लिथियम। कभी कभी एटम या मोल निकालने के लिए भी क्वेश्चन देता है, इसीलिए आपको इतना डिटेल में बताएंगे इस क्वेश्चन। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें Br 3580 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। Br इसका एटॉमिक नंबर होता है 35 और मास नंबर होता है 80। एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं और मास नंबर को A से दिखाते हैं। तो Z आपका गिवन है 35 और मास नंबर A आपका गिवन है 80, और आप फॉर्मूला जानते हैं Z = P = E, Z = P = E, तो P भी हो जाएगा आपका 35 और E भी हो जाएगा 35। P मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, E मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Z मींस एटॉमिक नंबर। और उसके बाद A दिया हुआ है आपको, A मतलब होता है P + N। अगर N फाइंड करना हो तो N इक्वल टू हो जाएगा A - P। A आपके पास है 80 और -P 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 आ जाएगा। तो इसमें प्रोटॉन होगा 35, इलेक्ट्रॉन होगा 35 और न्यूट्रॉन होगा 45। 35, 35, 45 सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसको देख लें, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी आपको क्लास में बताया गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। वेवलेंथ मींस लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। यूनिट अच्छे से याद रखेंगे, जूल सेकेंड होता है। और m इसमें दिया हुआ है, मास वो 0.1 kg। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी बात बहुत सिंपल कर दिया है क्योंकि ऐसा यूनिट में दिया हुआ है 0.1 kg। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो 100 ग्राम देकर के पूछता है, तो अगर वहां ग्राम में होगा तो आप इसको केजी में बदलना मत भूलिएगा। 100 ग्राम होगा 1000 से डिवाइड करके केजी में बदलिएगा, वहां पर भी आपका 0.1 kg ही आएगा। यहाँ क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया है। एम दिया ही हुआ है, भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। एच आप जानते ही हैं, लैम्डा के फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। लैम्डा इक्वल टू h/mv। h हो गया 6.626 इंटू 10⁻³ m हो गया 0.1 और v हो गया 10।
पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। लैम्डा का यूनिट मीटर होता है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो सही ऑप्शन इसका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य, ये दृश्य लिखा हुआ है, दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है। द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टोटल 5 सीरीज होते हैं। फर्स्ट होता है लाइमैन सीरीज, सेकेंड होता है बामर सीरीज, थर्ड होता है पास्टन सीरीज, फोर्थ होता है ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ होता है फंड सीरीज। फंड सीरीज में लाइमैन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। लाइमैन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल होता है। पास्टन, ब्रैकेट और फन, ये तीनों जो हैं वो इंफ्रारेड होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विजिबल रीजन में कौन आता है, तो विजिबल रीजन में आपका बामर सीरीज आएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बामर सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Which of the following quantum number defines the three-dimensional shape of orbital? निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है? अब आप इसका आंसर केवल याद करके जाएंगे, एग्जाम में सेम अगर नहीं पूछेगा तो परेशानी में आ जाइएगा। तो इसीलिए कौन क्या बताता है ये पूरा अच्छे से याद करें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। और क्या बताता है? एनर्जी लेवल बताता है, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इसके अलावा क्या बताता है? तो ये ऑर्बिट बताता है। डिस्टेंस और एनर्जी लेवल बताने वाले को ही ऑर्बिट बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये आपका बताता है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम बताता है, एंगुलर मोमेंटम, और ये बताता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से ही पता चलता है कि शेप कैसा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि कौन सा क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3 डायमेंशनल स्पेस बताता है। तो आपको याद रखना होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिलहाल हम लोग से क्वेश्चन पूछा है शेप कौन बताता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो ये स्पिन ही बताता है। इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब ऑर्बिटल भी बताता है। इस सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे पी ऑर्बिटल में जो 3 सब ऑर्बिटल है px, py और pz, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है कि इलेक्ट्रॉन px में है या py में है या pz में है। तो कोई भी चारों में से किसी क्वांटम नंबर के बारे में पूछ दे कि कौन क्या बताता है तो आप इसको बना सकते हैं, या ये कौन बताता है तो ये भी आप बता सकते हैं। तो ये आप पूरा नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What is the total number of orbitals associated with principal quantum number n equal to 3? n equal to 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, इससे संबंधित ऑर्बिटल का कुल संख्या निकालना है। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ये वही से आया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होता है। तो फिर ऑर्बिटल कितने होंगे? एक सब ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2n स्क्वायर का हाफ हो जाएगा n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर में पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। सही ऑप्शन 9 है। एक ऐसे देख लीजिए, और दूसरा आप याद कर लीजिए थर्ड ऑर्बिट में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। 3s में एक सब ऑर्बिटल या एक ही बॉक्स, 3p में p में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz,
और 3D में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप खुद काउंट कर लीजिए, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d, 1 and 3 4 and 5 9। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 9। तो या तो आप n स्क्वायर फॉर्मूला से देख लीजिए या ऑर्बिटल बना के चेक कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 होंगे। चलिए इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है which of the following species is isoelectronic with CH4। आजकल आइसोइलेक्ट्रॉनिक से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 4 हो जाएगा आपका 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है आपका CH4 में। अब 10 इलेक्ट्रॉन और किसमें है, जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल स्टेट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारा न्यूट्रल स्टेट में ही है। अगर प्लस होता तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता। फिलहाल किसी पे कोई चार्ज नहीं है, जितना इसका एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें Z इसका होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 11। इसका Z होता है 18, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 18। इसका Z है 10, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 10। इसका Z है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 12। अब आपसे पूछा है कि 10 किस में है, तो 10 तो C नंबर में है। सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CH4 कौन है, नियोन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है FON और Cl में हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों अलग अलग चीज हैं, इस बात को समझने में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर पूछता तो हम फ्लोरीन का बताते, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटर कराने पे निकलने वाला एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन इंटर कराने पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl का होता है। फ्लोरीन का कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका साइज, एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें बढ़ जाता है, इसके चलते इसमें एनर्जी कम रिलीज होता है। इसको आपको क्लास में से समझाया गया होगा, अभी याद कर लीजिएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन इंटायर पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन का ही होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। अभी हम लोग से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसका एटॉमिक आयनिक साइज बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। तो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्लास में आपको बताया गया होगा, या फिर नहीं पढ़े तो अभी से जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे एटॉमिक साइज घटता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है या आयनिक रेडियस बढ़ता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज Al3+ है, तो ये स्मॉलेस्ट साइज होगा। इससे बड़ा साइज हो जाएगा आपका, इससे कम चार्ज जिस पे है Mg2+ का। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो मैग्नीशियम से स्मॉलर साइज हो जाएगा एल्यूमिनियम का, तो इससे बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम न्यूट्रल होने की वजह से, और इससे बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाने पे साइज घटता है, इसलिए एल्यूमिनियम का साइज जो है मैग्नीशियम से छोटा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का, और स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, Al3+ का। तो सही ऑप्शन जिसमें भी हो मैग्नीशियम एंड Al3+, बी नंबर है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2 होता है। जैसे डी ब्लॉक में आप याद कीजिए, जैसे स्कैंडियम होता है 4s2 और 3d 1, तो उसके बाद 3d में 2 3 4 5 6 भरते जाइए, वो सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। चलिए BCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या है।
क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर यही आता है कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है और किसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट समथिंग होता है। अब BCl2 में हम लोग चेक कर लें, BCl2 का शेप होता है लीनियर। अब लीनियर शेप होने की वजह से ये Cl जितना इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा उतना ही ये Cl इधर पुल करेगा, जितना वो इधर खींचेगा उतना ये इधर खींचेगा। तो नेट इसमें जो खिंचाव जो है वो 0 हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि लीनियर शेप जब भी आ जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू हमेशा 0 होगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप CO2 का भी शेप लीनियर होने की वजह से ही डाइपोल मोमेंट 0 है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। और नॉन पोलर जो भी आएगा उसमें डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन अगर कहीं पोलर आ जाए, जैसे मान लीजिए H2O आ गया, तो H2O में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो O इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है और इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट समथिंग हो जाता है, तो इसका नॉन जीरो होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये आता है किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे पोलर है, इसमें देखिए पार्शियल निगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, पुल करता है। तो इसमें पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन से ही खींचता है, इसलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। पोलरिटी आ गया, पोलर यानी डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। डाइपोल, दो पोल बना और उसका मोमेंट क्रिएट हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग को जो पूछा है तो उसका सही ऑप्शन तो डी हो जाएगा। लेकिन डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे इसीलिए आपको ये चीज बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए। आगे है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो O2 का आप एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। O2 कैसे बनेगा, O प्लस O का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। एमओ कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद होता है सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। ये साथ में होता है, दोनों का एनर्जी इक्वल होता है। इसके बाद होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये दोनों का भी एनर्जी इक्वल होता है और इनके ऊपर होता है सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भर, इलेक्ट्रॉन है टोटल 1s में 2 और 2 4, 1s में रख दीजिए 2 और 2 4, 2s में भी 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 रख लीजिए। अब 2p में 4 और 4 8 है, इलेक्ट्रॉन भरते देखिए 2 4 2 6, ऐसे एक एक करके भरते हैं, फिर पेयरिंग होता है। अभी हम लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6 तो यहाँ भर दिए, 2 और बाकी है। p ऑर्बिटल में देखिए 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 भर दिए, 2 बाकी है, तो 2 में एक इसमें रख दीजिए, एक इसमें रख दीजिए, 1 और 1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है Nb बाई Nb माइनस Na बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग मीन्स जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, स्ट्रिंग नहीं लगा हुआ है, जिसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है। अब काउंट कर लीजिए 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा हुआ जो है उसको देख लीजिए, 2 2 4 और 2 6 बाई 2, 4 बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। डिटेल्स के लिए कभी हम लोग देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बहुत सारा ट्रिक भी होता है, तो वो ये सब क्लास में बताया जाता है आपको। फिलहाल जो सही मेथड है इससे इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए, आपको 2 आएगा आंसर। शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O का शेप क्या है। अब ऑक्सीजन का याद कीजिए, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
ये एक एक शेयर करके अपना 2 पूरा लेता है, ऑक्सीजन भी दोनों से एक एक शेयर करके 6 और 2 8 पूरा कर लेता है। अब ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगा है और इसके पास 2 लोन पेयर भी है। जो शेयर नहीं करता उसको लोन पेयर बोलते हैं, और जो शेयर कर लेता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर जो है वो अलग रहेगा, ज्यादा स्पेस वही ले लेगा। दोनों लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे कम होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। मींस ये दोनों में रिपल्सन कम होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो थोड़ा मुड़ जाएगा। इस मुड़े हुए शेप को ऐसे तो वी शेप कहते हैं, और अगर वी शेप ऑप्शन में नहीं है तो इट इज सिमिलर टू बेंट। तो सही ऑप्शन अगर बेंट दिया है, वी शेप नहीं दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन बेंट हो जाएगा या मुड़ी हुई शेप। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इंग्लिश में नीचे होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बेंट इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। CH4 में आपको पता ही है अल्केन है, अल्केन में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ऐसे आप बॉन्ड काउंट कर लीजिए और पावर काउंट कर लीजिए, बॉन्ड 1 2 3 4, आप पावर भी काउंट कर लीजिए 3 और 1 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कार्बन का चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर एक तरफ डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये आपको बाकी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चेक करने में भी हेल्प करेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट 0 होता है। तो ये इस लाइन को याद कर लीजिएगा, एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइसोथर्मल होने के लिए क्या सही कंडीशन है। समतापी प्रक्रम के लिए सही कंडीशन क्या है। तो समतापी, आइसो मीन्स होता है सेम और थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर कहने का ही मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल टू 0, या इसमें दिया जा सकता था T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आइसोबेरिक होता तो सेम प्रेशर, अगर आइसोपोरिक होता सेम वॉल्यूम, एडियाबेटिक होता तो सेम हीट, Q इक्वल टू 0 होता, स्मॉल q इक्वल टू 0 या डेल्टा Q इक्वल टू 0। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा T इक्वल टू 0, क्योंकि आइसोथर्मल टेम्परेचर में चेंज 0 होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये बार बार क्लास में आपको बताया जाता होगा Cl2 का बॉन्ड कैसे टूटता है, वो हीट लेता है। यहाँ 2 Cl से 1 Cl2 बन रहा है, तो Cl जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है, एंथैल्पी रिलीज होता है। एंथैल्पी रिलीज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2Cl से Cl कैसे बना, तो सोच के देखिए 2Cl से Cl2 कैसे बना होगा। Cl और Cl में बॉन्ड बना होगा, और जब बॉन्ड बनता है तो एंथैल्पी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, तो रिलीज होने पे उसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। और 2 से 1 बनेगा तो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस घटेगा, यानी डेल्टा S, इसी को रैंडमनेस यानी एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी का भी वैल्यू नेगेटिव होगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर होगा, जिसमें दोनों नेगेटिव है। डेल्टा S का भी वैल्यू नेगेटिव होगा और डेल्टा H का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21। क्वेश्चन है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा G का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर डेल्टा G पॉजिटिव होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता, अगर डेल्टा G न्यूट्रल 0 होता तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता। चलिए H यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में H आपको एंथैल्पी बताता है, U आपको इंटरनल एनर्जी बताता है, और PV जो है
ये प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी बताता है। तो क्वेश्चन है कि U क्या है, तो U है इंटरनल एनर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। ये H एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। एंथैल्पी का डेफिनेशन ही यहीं से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है रिएक्शन के लिए। अब अगर मान लीजिए रिएक्शन होता है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, स्मॉल ABCD नंबर ऑफ मोल है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, या इनटू होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन है CaCO3 सॉलिड गिव्स, ये एरो गलत दिया हुआ है, एरो ऐसे होता, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि सिर्फ गैस और एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है Kc का एक्सप्रेशन लिखते समय। सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन जो कि 1 होता है, इसीलिए सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया जाता है। तो Kc देख लीजिए, राइट साइड वाला कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और लेफ्ट साइड वाला कॉन्सेंट्रेशन नीचे, और उसमें भी गैस और एक्वस देखना है। तो गैस केवल CO2 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। नेक्स्ट है कंजुगेट एसिड ऑफ H2। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा कि टू फाइंड, अगर आपको फाइंड करना है कंजुगेट एसिड फाइंड करना है, कंजुगेट एसिड, तो आप ऐड कर लीजिए H+। और अगर आपको फाइंड करने के लिए देता है कंजुगेट बेस, इसको याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे इसी फॉर्मूला से बनाइएगा, सही बनेगा। ऐड रिमूव H+ को हटा लीजिए, कंजुगेट बेस फाइंड करना है तो रिमूव H+ हटा दीजिए। अगर एसिड फाइंड करना है H+ जोड़ दीजिए, बेस फाइंड करना है H+ हटा दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है H2O का कंजुगेट एसिड क्या है, H+ ऐड कर दीजिए, H3O+ हो जाएगा। अगर इसमें कंजुगेट बेस पूछता, H+ हटा देते, वो H- हो जाता है, तो कंजुगेट एसिड इसका हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 25, पीएच फाइंड करना है। तो पीएच फाइंड करना है, HCl का कंप्लीट डिसोसिएशन करना है। HCl डिसोसिएट होकर के देता है H+ और Cl-, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 है, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आपको मिल गया 0.0001 m। अब इसको पॉइंट हटा लीजिए, 10 का पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे पीएच निकालने में आसानी होता है। 1 पर 1 2 3 4 0 दे दीजिए, पॉइंट हटाने के बाद 1 पर 4 0 आ गया, 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4। पीएच इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, यानी माइनस लॉग 10 का पावर -4। पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -4 log 10, log 10 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4। देखिए इसमें ऑप्शन है कि नहीं, 4 है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ये देख लीजिए। फिर है कि ये तो एटेलियस प्रिंसिपल है, लास्ट अटेलिये का सिद्धांत। ये कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन आगे की ओर जाता है, और प्रोडक्ट और ऐड करेंगे तो रिएक्शन पीछे की ओर जाता है। ऐड क्या करना है, H2 ऐड करना है। H2 ऐड करने पे, H2 के एडिशन पे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो इसको देखने से पता चलता है कि H2 है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाएगा, तो प्रोडक्ट रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अभिक्रिया उत्पाद की ओर अग्रसर होगी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर इसी में क्वेश्चन देता कि अगर CH3OH ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर जाता, तो पीछे जाता।
रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन पीछे आएगा। तो ये उत्पाद की ओर अग्रसर होगी। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ये ली-एटलियस प्रिंसिपल है, ला साटेलिए का सिद्धांत। अब है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है आपको H2SO4 में एस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो इसका दो मेथड है, एक तो आप x मान के बना सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसको x मान लेते हैं। H का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, दो ठो का +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा। x + 2 - 8 टोटल इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा +6। या फिर आप स्ट्रक्चर मेथड से ही बना सकते हैं। H डबल बॉन्ड O OH OH। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका -2, इसका कम है, इस बॉन्ड के लिए इसका +2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका -2, इसका +2। इस बॉन्ड के लिए इसका -1, इसका +1। इस बॉन्ड के लिए इसका -1, इसका +1। इसमें क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका माइनस होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसका प्लस होता है। काउंट कर लीजिए 2 2 4 and 1 5 and 1 6। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, इसका सही आंसर आ जाएगा 6। ऐसे स्ट्रक्चर मेथड ज्यादा सही होता है क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, और x मानने के बाद बनाने वाला जो मेथड होता है इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है। अगर आपको पता ना हो कि कौन पर ऑक्साइड है कौन मेटल हाइड्राइड है, तो वहां पे दिक्कत आ जाता है। चलिए, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो आप सब में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके देख लीजिएगा। इसमें देखिए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर एक सिंगल माइनस है, ये याद रखिएगा। जिसका फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर को x ले लीजिए। ऑक्सीजन का -2, x - 2 इक्वल टू 0। x - 2 इक्वल टू 0 नहीं है, इसमें -1 है, चार्ज -1 है। x - 2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +1। यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मान लीजिए x, O का -2, तो दो ठो का -4 हो जाएगा। x - 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3। यहाँ पे Cl का x मान लीजिए, O का -2, तो 300 का -6, x - 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5। Cl का x मान लीजिए, O का -2, तो 4 ठो का -8, x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। तो Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 से लेकर के और +7 तक वेरी करता है। अब इसका +1 है, इसको आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। इसका +3 है, उसको भी आप कम कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी इसका रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो अगर एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसका भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है। इसका देखिए, इसमें +7 है जो Cl का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे Cl को रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, तो यानी इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी नहीं होगा। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरी करता है -1 से +7 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम बताना है गिवन कंपाउंड का। अब IUPAC नेम देख लीजिए, CH3 का होल 3 है, C के साथ 3 तरफ से CH3 लगा हुआ है और एक तरफ से Cl। अब इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, 1 2 3 कार्बन का चेन है। देख लीजिए 2 पे Cl लगा है सब्स्टिट्यूट, Cl का नेम होता है क्लोरो। 2 पे एक ब्रांच है जिसका नेम होता है मिथाइल, और 3 कार्बन वाला चेन होता है प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होगा? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बेंजीन में चेक करना है आपको। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। साइक्लिक फॉर्म में 6 कार्बन होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा, डबल में भी एक सिग्मा और एक पाई, तो 12 सिग्मा, और 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी तुरंत आपको बताए थे कि अगर कार्बन से एक तरफ भी डबल बॉन्ड लगा है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। इस क्वेश्चन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, sp2। देख लीजिए इसको भी। अब 32 है कि which of the following will not act as nucleophile? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा? तो इसमें 3 न्यूक्लियोफाइल हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल है। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। Cl+ जिसमें प्लस चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये 3 जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 कि इसमें ईथर है और ईथर के दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये किस टाइप का आइसोमरिज्म है? तो इसका नाम होता है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है? तो एक मेटामरिज्म एक ऐसा पोजीशन आइसोमरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप देखिए, इसमें इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1, इधर 3, तो दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्यावयवता मेटामरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The substituent that cannot be classified as electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ये आप पढ़े होंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में। NO2X और Cl ये तीनों माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये जो R है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 35 देख लीजिए फिर। प्रोपीन जो है HBr से रिएक्शन करता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। HBr में देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, H+ और Br-। तो नेगेटिव पार्ट अटैच इटसेल्फ विद द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो Br वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है और H वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पे Br लगा दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3, CH के साथ Br, CH2 में H लगा दीजिए तो हो जाएगा CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। मार्कोनी-कॉप्स रूल के एग्जांपल में यही लिखवाया जाता है, यही एग्जांपल दिया जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 ब्रोमोप्रोपेन। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं 33। रिएक्शन है, रिएक्शन ये है कि इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, CH CH, इससे 2 H लग जाएगा और इससे O लग जाएगा, CH3 CHO। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, CH3 CHO। या याद रख लीजिएगा, इथाइन और ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ 1%
HgSO4 solution and 20% H2SO4 solution gives ethanol. इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखिए एरोमेटिसिटी का अनिवार्य कंडीशन कौन है, एसेंशियल कंडीशन कौन है। एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हक्कल रूल में ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है, तो सही ऑप्शन तो हक्कल रूल है। लेकिन चूंकि हक्कल रूल में ये सब आता है, इसीलिए हम लोग इसमें ऑल ऑफ दीज को टिक कर लेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 38 क्वेश्चन, ये तो नेम रिएक्शन है। 2NaCl निकल जाता है, CH3 बन जाता है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हेलो अल्केन सोडियम से रिएक्शन करके हाइयर अल्केन बनाता है। इस रिएक्शन को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऊर्ज अभिक्रिया। 38 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of electron displacement effect in covalent? तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, और होता है हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आता है। डिस्टिलेशन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें CH3CH2OH को हीट करना है। CH3CH2OH को H2SO4 कॉम्प लेकर के हीट करना है 443 केल्विन पे। तो देखिए क्या होगा, CH2OH, O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एसिड जो है इसको H प्लस दे देगा। H प्लस जो है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैच हो जाएगा और ये H2O बन जाएगा। CH3CH2OH और O के साथ ही एक और H लग जाएगा और O पे प्लस चार्ज भी हो जाएगा और एक लोन पेयर इसका बचा हुआ रह जाएगा। O के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक पेयर से हाइड्रोजन लग गया, इसकी वजह से इसका प्लस चार्ज हो गया और एक पेयर अभी बचा हुआ है। अब ये जो H2O है वो इसमें से निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा CH3CH2 और कार्बन पे हो जाएगा प्लस। जैसे ही कार्बन प्लस होता है, हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस बन के निकल जाता है। तो इसमें से H प्लस निकल जाएगा और ये बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ऐसे भी आप निकाल सकते थे कि H और OH निकल जाएगा, C2H4 बच जाएगा, लेकिन OH निकालने का ये सही तरीका नहीं था, क्योंकि OH इज नॉट बेटर लिविंग ग्रुप। OH बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए पहले H प्लस आकर के इसको H2O बनाएगा। H2O इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। H2O बनने के बाद ही वो निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। यहाँ H2O निकल गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा C2H4।